गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल और प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियस। प्रीवियस क्लास में अपन देख रहे थे कि दैट एटॉमिक रेडियस को अपन ने क्लासिफाई करा कितने टाइप में, 4। फर्स्ट इज कोवेलेंट, सेकंड इज आयोनिक, थर्ड इज मेटालिक एंड फोर्थ इज बॉन्ड रिंग। एंड covalent atomic radius can also be classified into two types, that is for homonuclear and for heteronuclear. The meaning of homonuclear means that if covalent bond is present in between two same type of element, then it is known as homonuclear. And the meaning of heteronuclear is if the covalent bond is present in between the two different type of elements, then it is known as heteronuclear. So for the homonuclear molecule, the atomic radius is equals to the distance between the nucleus of the atoms upon 2, यानी कि DAA by 2 अपन ने कल करा था। और for heteronuclear, the distance between the nucleus of both the atoms can be determined by the formula that DAB is equals to RA plus RB minus 0.09 delta x, or delta x meaning the change in electronegativity. Delta x का मीनिंग क्या हो गया? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इन प्रीवियस ईयर यानी कि 10th क्लास में भी अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करा था। और अगर 10th वाला दिमाग में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक आपके पास टॉपिक आएगा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी, बट वो सबसे लास्ट में है ना। एटॉमिक रेडियस है, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड टाइप ऑफ रेडियस, दैट इज आयोनिक रेडियस। सेकंड रेडियस अपने पास कौन सी होती है बच्चों? आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस। ओके, सेकंड रेडियस है अपने पास आयोनिक रेडियस। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द आयोनिक रेडियस, है ना। आयोनिक रेडियस का मीनिंग क्या हो गया? दिस मींस रेडियस ऑफ एनी आयन, कोई भी आयन हो उसकी रेडियस। अब आयन क्या होता है? व्हाट इज आयन? तो उस पर डिस्कस करते हैं। आयन, as you know that कि for the completion of octet each and every element have to tendency to lose their electron and gain an extra electron। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। किसके कारण से करते हैं? बिकॉज वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? आयन। ऐसा नहीं है कि सर खाली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयन का फॉर्मेशन होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयन का फॉर्मेशन होगा। आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उससे क्या होगा? आयन का फॉर्मेशन होता है। अब आयन का फॉर्मेशन, टाइप ऑफ आयन कितने टाइप के होते हैं? एक तो अपने पास होता है कैटायन, एंड एक अपने पास कौन सा होता है? एनायन। फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाउ कैटायन विल बी फॉर्म? जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो उसका फॉर्मेशन करेगा कैटायन। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर किसका फॉर्मेशन करेगा? एनायन। So by losing an electron, always cation will be formed, and by gaining of electron, anion will be formed, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे कोई एलिमेंट है ए, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, देन द एलिमेंट इज नोन एज कैटायन। चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो आयन तो होगा ही। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या है? वो आपके पास एनायन। लाइक क्या आपके पास कोई एलिमेंट है बी, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसने किसका फॉर्मेशन करा? बी माइनस। तो ये आपके पास क्या हो गया? एनायन। तो ये कैटायन, वो आपके पास एनायन। तो बाय लूजिंग
of an electron, always cation will be formed, and by gaining of an extra electron, always anion will be formed. एनायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन गेन करने से और कैटायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन लूज करने से होता है। अब क्या होता है कि आयोनिक रेडियस की बात करते हैं, तो द रेडियस ऑफ कैटायन इज नोन एज कैटायनिक रेडियस। रेडियस का मीनिंग क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल of any cation is known as cationic radius, कोई भी कैटायन उसके न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहेंगे? कैटायनिक रेडियस। रेडियस का मीनिंग क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, उसको ही तो अपन रेडियस कहते हैं। तो कैटायन का अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या कहेंगे? कैटायनिक रेडियस, नॉन एज कैटायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस क्या होता है? सेम डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस, और वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and electron of valence shell of any anion is known as anionic radius, anionic radius। तो वो हमेशा anionic radius होगी। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट अगर कैटायन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है तो कैटायनिक रेडियस होगी, और एनायन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास क्या होगा? एनायनिक रेडियस। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो एनायनिक रेडियस होती है, एक ही एलिमेंट है मान लीजिए आपके पास, उस एक ही एलिमेंट के रेडियस को फाइंड आउट करना है, रेडियस के ऑर्डर को। लाइक कि आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास H+ है और आपके पास H-, न्यूट्रल है, कैटायन है, एनायन है। आपको कह दिया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द स्पीसीज ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एलिमेंट सेम हो, एटम सेम हो, तो एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आपके पास क्या होती है? एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस के बाद आपके पास क्या होती है? रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, और उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है? कैटायनिक रेडियस। उसके बाद क्या आ जाता है अपने पास? कैटायनिक रेडियस। सबसे ज्यादा एनायनिक रेडियस, उसके बाद न्यूट्रल एटम की रेडियस, और उसके बाद क्या आता है अपने पास? कैटायनिक रेडियस। तो H+ और H- की बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज H-, H, एंड आफ्टर दैट अपने पास क्या आएगा? H+। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हाइड्रोजन, H+ एंड H-। तो हमेशा ध्यान रखना कि दैट एनायनिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद न्यूट्रल एटम की, उसके बाद आपके पास कैटायन। कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन? तो देखो रीजन क्या रहेगा, जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम की बात करते हैं, रीजन भी अपना क्लियर होना चाहिए ना। सोडियम में यहाँ पे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। ये किसकी बात कर रहे थे अपन? सोडियम। तो डिस्टेंस देखो बच्चों क्या थी, ये न्यूक्लियस से ये वैलेंस शेल की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की डिस्टेंस, ये क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। मैंने कहा ये Na है, इससे आप Na+ बना दो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। आपने कहा सर ओके, बाहर निकालेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाएगा? हमेशा ध्यान रखना दैट वैलेंस शेल से। कहां से जाएगा बच्चों? वैलेंस शेल से बाहर जाएगा। तो ये यहां से बाहर चला गया। अब यहां से बाहर चला गया, अब डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? इतनी। अब आप बताओ कि न्यूट्रल एटम की डिस्टेंस ज्यादा थी या कैटायन की डिस्टेंस ज्यादा है? कि सर न्यूट्रल एटम की ज्यादा है, तो अपन क्या लिखेंगे? दैट न्यूट्रल एटम की ज्यादा होती है और कैटायन की क्या होती है? कम। रेडियस ऑफ Na इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सोडियम आयन Na+। ओके, कि सर एनायन वाला भी कंसेप्ट बता दो क्या है। तो आइए देखते हैं, एनायन वाला कंसेप्ट भी देख लेते हैं। एनायन मींस क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है शेल में,
वो एनायन होता है कि सर बात कर लेते हैं Cl की, है ना, कि आपके पास ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये अपने पास थर्ड शेल। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और अपने पास कौन सी है, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में कितने आएंगे Cl में, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 थोड़ी आएंगे, 7 आएंगे। कितने आए आपके पास, 7। ये किसके लिए था, ये Cl के लिए था। किसके लिए, Cl के लिए। मैंने कहा Cl है, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देके किसका फॉर्मेशन किया, आपने कहा Cl में। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं क्या, करना ही पड़ेगा ना, शेल में तो आएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ कि जैसे पहले आप इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए इनर शेल के इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ये 10 है, बट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, Cl की बात कर रहे हैं, Cl में कितने थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जने इसको धक्का दे रहे थे, इसको रिपेल कर रहे थे। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गया बच्चों यहाँ पे, अब कितने हो गए, 7, तो ज्यादा धक्का देंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, इसका एनायन का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो इसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाती है। तो अगर आपके पास एनायन है और आपके पास न्यूट्रल एटम है, then the atomic radius of anion will always be greater than the atomic radius of neutral atom, because anion में स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, और इसमें अगर बात करें तो इसमें डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, अपन यूं भी कह सकते हैं दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा। यहाँ पे रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कोई कैटायन आ जाए और न्यूट्रल एटम आ जाए, देन द रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कैटायन। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर आप कह दो कि एक आपके पास Na+ है, एक आपके पास Cl- है, तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी, ऐसा नहीं करना। Na+ है और Cl है, इसमें से सर किसकी ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं करना। आपके पास नंबर ऑफ क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, या फिर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, तो आइए देखें, चलो वो आगे देखेंगे अपन, जब इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसके उस दौरान देखेंगे कैसे होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आयोनिक रेडियस कंप्लीट हो गई अपनी, है ना। न्यूट्रल एटम की रेडियस कैटायन से ज्यादा और एनायन से क्या होती है, कम होती है। ये बात अपन अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आती है आपके पास मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कोई नहीं, डेफिनेशन है और कुछ नहीं। टू एडजेसेंट मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस। द डिस्टेंस, डिस्टेंस का हाफ, सॉरी डिस्टेंस का हाफ, है ना, कि दो एडजेसेंट आपके पास मेटल के एटम है, उस मेटल के एटम के जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसका जो हाफ है उसको अपन क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। दैट्स ऑल, कंप्लीट मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस, सबसे पहली बात कि किसमें प्रेजेंट होती है वॉन डेर वाल रेडियस, प्रेजेंट इन inert gases and inert molecule।
कि सर इनर्ट मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है? इनर्ट मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, दैट मॉलिक्यूल in which the atom present with complete octet known as inert molecule, जिसमें क्या हो कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसको अपन क्या कहते हैं? इनर्ट मॉलिक्यूल कहते हैं। कि सर एग्जांपल मैंने कहा Cl2 ले लो, देखो Cl और Cl, ओके, दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। दोनों के वैलेंस शेल में कितने? वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं 287, Cl का एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 हो गए। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, अब इसके पास कितने हो गए? 8। एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, इसके पास कितने हो गए? 8। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, मींस इसका क्या हुआ? ये इनर्ट मॉलिक्यूल। ये क्या है आपके पास? इनर्ट मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑक्टेट ऑफ बोथ द क्लोरीन इज कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब होगा क्या कि वॉन डेर वाल्स रेडियस होती क्या है सर? तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है मींस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? अट्रैक्शन फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। कि Cl2 का एक मॉलिक्यूल है ये रहा, इसमें जितने भी Cl है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। अब ये रहा एक और Cl मॉलिक्यूल, इसके भी जितने ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, जितने भी एटम्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी? कि सर कम होगी। मैंने कहा क्यों? बिकॉज दोनों ही इनर्ट है, ये भी इनर्ट और ये भी इनर्ट, तो डिस्टेंस क्या रहेगी? इनकी ज्यादा रहेगी। अब इनकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा है उसका हाफ कर दीजिए, उसको अपन क्या कहते हैं? वॉन डेर वाल्स रेडियस। मींस वॉन डेर वाल्स रेडियस इज प्रेजेंट इन द दैट एटम्स और मॉलिक्यूल व्हिच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट क्या रहता है? कंप्लीट होता है, उसमें कौन सी रेडियस प्रेजेंट होती है? वॉन डेर वाल्स रेडियस। एंड वॉन डेर वाल्स रेडियस इज 2 टाइम ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस, 2 टाइम ज्यादा होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है बिकॉज दो इनर्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो इनर्ट गैसेस के बीच में, इनर्ट गैसेस के जो एटम्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, तो उनकी डिस्टेंस का जो हाफ है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस का जो हाफ है, उसी को तो अपन क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे, यानी कि वॉन डेर वाल्स रेडियस कहेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये Cl के एटम्स हैं, ये Cl का एटम, सॉरी मॉलिक्यूल, ये Cl का मॉलिक्यूल, या यूं कह सकते हैं Cl2 मॉलिक्यूल है। ये इनर्ट मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज कंप्लीट, यानी कि जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये रहा Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल। अब इनके न्यूक्लियस की हाफ डिस्टेंस देख लीजिए, ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, दूर दूर प्रेजेंट होंगे बिकॉज इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। वॉन डेर वाल्स जहां आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? वीक अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि वॉन डेर वाल्स रेडियस किसमें प्रेजेंट होगी? दैट एटम्स और मॉलिक्यूल विच हैव वीक अट्रैक्शन फोर्स, उसमें कौन सी रेडियस प्रेजेंट होंगी? वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, उनका अगर आप हाफ करोगे, यानी कि इस डिस्टेंस का अगर आप हाफ करोगे, उसको अपन क्या कहेंगे? वॉन डेर वाल्स रेडियस कहेंगे। तो इस डिस्टेंस को अगर अपन ले लेते हैं DAA, तो वॉन डेर वाल्स रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी? DAA/2। अब देखो इतनी डिस्टेंस है, इसका जो हाफ होगा वो वॉन डेर वाल्स रेडियस होगा, वो क्या होगा आपके पास? वॉन डेर वाल्स रेडियस। मींस वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा आपके पास अगर ऑर्डर देखें तो वॉन डेर वाल्स रेडियस, उसके बाद आपके पास मेटेलिक, और उसके बाद आपके पास कोवेलेंट, ये ऑर्डर। वॉन डेर वाल्स सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक और फिर कोवेलेंट। और अपन यूं भी लिख सकते हैं कि दैट R वॉन डेर वाल्स इज इक्वल्स टू 2 into RC, यानी कि वॉन डेर वाल्स रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस का क्या होती है? जस्ट डबल होती है। वॉन डेर वाल्स रेडियस इज जस्ट डबल फ्रॉम कोवेलेंट रेडियस। ओके,
नेक्स्ट देखिएगा, ये रेडियस के टाइप कंप्लीट हुए अपने, है ना। अब अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, और कल इस पे कोशिश करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ओके, चलो छोटा आर कर देते हैं क्योंकि इसी को दिक्कत आ जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, पहला फैक्टर जो अपनी पहली बातें चल रही, फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाला क्या आता है, देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप खुद ही बताओगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल है मान लीजिए, और ये वैलेंस शेल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो वैलेंस शेल कहां जाएंगे, दूर जाएंगे, ये दोनों पास पास में। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। अब ये धक्का मारेंगे तो क्या होगा कि वैलेंस शेल बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज। अगर मान लीजिए कि पहले ये वैलेंस शेल यहाँ थे, बिकॉज इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे, जैसे जैसे इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगेगा तो ये क्या जाएगा, दूर। न्यूक्लियस तो अभी तक यहीं पे है, बट वैलेंस शेल कहाँ जा रहा है आपके पास, दूर। किसके कारण से जा रहा है, ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण से वैलेंस शेल कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। दूर शिफ्ट हो रहा है तो मतलब आपके पास रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होती है। तो एटॉमिक रेडियस कह दीजिए, चाहे इसको आप बाद में एटॉमिक साइज कह दो, तो एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो नोन एज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव पे क्या इफेक्ट रहता है, अपने को पता है यार क्या होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड, सॉरी, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होगी, कम। वो ये आपके पास न्यूक्लियस, डस्टर को ले लेते हैं, ये आपके पास मान लीजिए न्यूक्लियस, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो न्यूक्लियस तो नहीं जाएगा ना, न्यूक्लियस कभी अभी अपनी पोजीशन से नहीं जाता है, कौन जाएगा, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ, और एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, उतना ही कम एटॉमिक क्या हो जाता है, साइज हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव की बात करें तो एटॉमिक रेडियस is inversely proportional to the z effective, inversely proportional to the z effective। ये बात अपन ने वहां पे भी करी थी स्टार्टिंग में, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट और z इफेक्टिव कर रहे थे, याद होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब अपन डिस्कस कर रहे थे, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि व्हाई द एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन द सोडियम, बिकॉज मैग्नीशियम का z इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा, सोडियम का z इफेक्टिव क्या होता है, कम। तो कम होता है तो साइज उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा बच्चों, उसका एटॉमिक साइज क्या होता है, ज्यादा होगा। तो सेकंड फैक्टर था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, थर्ड वन इज, लास्ट चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है चार्ज ऑन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी एलिमेंट पे,
उसका एटॉमिक साइज उतना ही कम हो, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी एलिमेंट पे उसका एटॉमिक साइज उतना ही, सॉरी गलत बोल गए शायद, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना कम होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही क्या होगा, ज्यादा। पॉजिटिव ज्यादा तो साइज कम, नेगेटिव ज्यादा तो साइज ज्यादा। कि सर कैसे? मैंने कहा यूं आ गया आपके पास, एक Mn+2 है और एक Mn+4 है, किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो? दोनों ही मैग्नीज है, एक पे चार्ज +2 है, एक पे चार्ज +4 है, तो जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव में होता है एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो Mn+2 और Mn+4 में से साइज किसका ज्यादा होगा? Mn+2 का, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज क्या है इसमें कम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करोगे एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज को कम करोगे एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये अपने पास तीन ही फैक्टर है। इसके बाद कल अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और इस पे क्वेश्चंस करने के बाद में अपन डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, और कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।